दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अभी तक आप बिहार के बारे में काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हो। हमारे चैनल पे बिहार स्पेशल से संबंधित चीज़ों को बताया जा रहा है इस समय। तो उसी के संबंध में आज का जो हमारा टॉपिक है ये अपवाद सिस्टम के बारे में है। जैसा कि आप पहले की जो क्लासेस हैं इंडियन पॉलिटी का यानी भारतीय राज्य व्यवस्था की, बजट का, बिहार इकोनॉमिक सर्वे का और कई और तथ्य जो है जो आप समय समय पे जो दिए जा रहे हैं उसका आप आशा करता हूं कि पढ़ भी रहे होगे, प्रैक्टिस भी कर रहे होगे। तो उसी के क्रम में आज का जो टॉपिक है वो है बिहार का अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र का मतलब क्या है कि बिहार में किस तरीके के नदी सिस्टम यानी नदी जो है व्यवस्थित है और ये किन किन प्रदेशों से या किन किन जिलों से कहाँ कहाँ से कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, कैसे क्या पैटर्न है इनका। तो इन सभी मुद्दों पे एक समग्र जानकारी आपको आज के लेक्चर में देने का प्रयास किया जाएगा। पहली चीज तो समझिए दोस्तों कि अपवाह तंत्र होता क्या है। अपवाह तंत्र के बारे में अगर ध्यान से समझा जाए तो कोई भी एक मुख्य नदी होती है और उसकी कुछ सहायक नदियां होती हैं। तो इन्हीं नदियों को मिलने से एक क्या होता है, समग्र रूप से नदी घाटी व्यवस्था बनती है और उसके माध्यम से क्या होता है कि वहाँ का संपूर्ण विकास जुड़ा होता है। यानी एक तरीके से किसी भी इलाके में जो नदी घाटी जिस तरीके से व्यवस्थित होंगी, उसी नदी घाटी से संबंधित जो नहरें होंगी या अन्य संसाधन जिससे कि सिंचाई का रूप में उसको व्यवस्थित किया जा सके, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया जा सके या अन्य प्रकार की जो भी व्यवस्थाएं होती हैं, इन सब के लिए नदी घाटी सिस्टम का होना आवश्यक होता है। यानी अगर वैश्विक लेवल पे अगर आप देखो तो कोई भी सभ्यता का जो विकास हुआ है नदी घाटियों से रिलेटेड ही हुआ है। जैसे कि नील नदी की बात करो तो उससे बोला जाता है कि नील नदी को मिस्र की सभ्यता के लिए वरदान माना जाता है। ऐसे ही जो है अगर जो इंडिया के केस में देखो तो गंगा, जहाँ से मुख्य नदी गंगा है और गंगा जहाँ से निकली है तो उसके आसपास पॉपुलेशन सेटलमेंट किस तरीके से डेवलप हुआ है। यानी एक तरीके से पूरा मतलब विकास जो है ये आपके अपवाह पे निर्भर करता है। चाहे वो विकास जो है आपका आर्थिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, ठीक है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो या अन्य कई तरीके के जो विकास होते हैं, सभी की सभी चीजें इस पे डिपेंडेंट होती है। यानी आप सोच के देखो कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कितनी जरूरत की चीजें इसमें है। ठीक, इसके साथ साथ आप देखोगे कि जगह जगह कहीं पे सूखा की प्रॉब्लम, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम में, कहीं पे आपकी बाढ़ की समस्या, ठीक, और भी कई तरीके की जो एसोसिएटेड जो चीजें जुड़ी हुई हैं, वो सभी चीजों का विकास कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से नदी घाटी सभ्यताओं में जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो ज्यादा देर न करते हुए आज के टॉपिक पे आते हैं अपवाह तंत्र के बारे में। मतलब कि एक मुख्य नदी है और इस मुख्य नदी से एसोसिएटेड कुछ सहायक नदियां जो इसमें से कुछ मिल रही हैं, कुछ अलग हो रही हैं और मिल करके क्या है कि पूरे प्रदेश के जो है व्यवस्था को यानी एक तरीके से ड्रेनेज सिस्टम को व्यवस्थित करने का जो काम करती है तो इन नदियों के माध्यम से ही होगा। और इन्हीं नदियों के स्वरूप कई कई इंडस्ट्रीज डेवलप होते हैं, कई जगह सिंचाई के साधन डेवलप होते हैं, नहर, कुएं, नलकूप इत्यादि सभी चीजें जो होती हैं कहीं ना कहीं इससे, और साथ ही साथ एक्यूफर रिचार्ज जो होता है या वाटर टेबल को मेंटेन करना, ठीक, सूखा की समस्या से निजात पाना, इन सभी के लिए ये सभी चीजें आवश्यक होती हैं। ठीक, तो दोस्तों अभी मोटा मोटी अगर आप देखो तो यहाँ पे आपका बिहार का मैप है। ठीक, इसमें पूरे डिस्ट्रिक्ट्स आपको दिखेंगे जिसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और उसी के क्रम में आप देखो तो ये जो है आपका पूरा का पूरा ये बिहार का नदी घाटी सिस्टम का पैटर्न है। ठीक, अब इस क्रम में आप देखेंगे कि मुख्य नदी जो है बिहार की वो है गंगा नदी, और गंगा नदी लगभग लगभग ये बीचों बीच से गई है। बिहार के जो भौगोलिक जो मैप है या उसका मानचित्र है उसके बीचों बीच से गई हुई है। और ये इसके ऊपर की जो नदियां हैं उत्तर बिहार की नदियां कही जाती हैं और इसके नीचे की जो नदियां हैं वो दक्षिण बिहार की नदियां कही जाती हैं। तो सेशन में जाने से पहले मैं कम से कम आपको इन नदियों के नाम से अवगत करा दूं जिससे कि आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। जैसे अगर आप देखो तो ये जो बॉर्डर है ये यूपी का बॉर्डर है, इधर जो है बॉर्डर है आपका झारखंड का बॉर्डर है, यहाँ जो है वेस्ट बंगाल है और यहाँ पे जो ऊपर वाला पार्ट है वो एक इंटरनेशनल बॉर्डर है जिसको हम बोलते हैं नेपाल। ठीक, अब इस क्रम में आप देखो तो गंगा के जहाँ से गंगा निकली हुई है यानी बिहार में जहाँ प्रवेश करे, बिहार में जो प्रवेश करने का स्थान है बक्सर जिला है। बक्सर जिला में एक जगह है चौसा, ठीक, वहां से वो एंट्री करती है। तो वहां से उसके उत्तरी दिशा में यानी घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी,
और महानंदा, ये मुख्य नदियां हैं जो कि उत्तरी बिहार की नदियां हैं। ठीक, और साथ ही साथ अगर आप देखो यहाँ पे तो दक्षिण बिहार में तो सोन नदी हो गया। ठीक, इसके साथ साथ आप यहाँ पे और भी जो नदियां हैं, मतलब सोन नदी हो गया, और भी एसोसिएटेड जैसे कुछ नाम पुनपुन, निरंजना, मोहना, फल्गु, धाधर, सिकरी, क्यूल, ये सभी क्या है आपकी सहायक नदियां। तो इसको मैंने अलग पेन से भी व्यवस्थित किया है, यानी ब्लैक पेन से जो व्यवस्थित किया है यहाँ की मुख्य नदियां हैं, और यहाँ पे जो ब्लू कलर में जो व्यवस्थित किया है ये सहायक नदियां या इसी को ट्रिब्यूटरी भी बोलते हैं, वे हैं। ठीक, और यहाँ पे आप देखो कि मुख्य जो गंगा नदी आई हुई है तो ये आपका ब्लैक पेन से है, और मेन जो गंगा रिवर है उसको मैंने रेड से सेलेक्ट कर दिया है। तो ओवरऑल आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, और इसी क्रम में आप अगर जो ये देखो कि कहाँ कहाँ से निकली हो, इसी क्रम में डिस्ट्रिक्ट्स को भी आप यहाँ बगल में देख सकते हो कि कौन कौन से जिले जहाँ से बहती हैं। तो एक एक करके आप सर पर रखिएगा, एक एक करके इसको बताने का प्रयास करूंगा। ठीक, अब देखिए कि नदी उद्गम के आधार पर अपवाह तंत्र जो है ये कितने भाग में बांटा गया है, ये 2 भागों में बांटा गया है। ठीक, नदी उद्गम के आधार पर, यानी उद्गम तो अगर हम बात करें तो मुख्य नदी जो है गंगा नदी है, और गंगा नदी जो है कहाँ से आई है, गंगोत्री से निकली हुई, यानी उत्तराखंड से ये नदी आई हुई है, और कई स्टेट्स के बॉर्डर बनाते हुए, कई स्टेट्स में एंट्री करते हुए, वहाँ का अपवाह तंत्र को मेंटेन करते हुए ये क्या होती है, फाइनली जा करके बंगाल की खाड़ी में ड्रेन हो जाती है। ठीक, तो उद्गम के आधार पर, यानी बिहार में अगर जो इस उद्गम की इसकी बात की जाएगी या एंट्री की बात की जाएगी तो बक्सर जिला होगा, वहां पे एंट्री करती है, और साथ ही साथ कटिहार जिले से क्या होती है, बाहर निकल जाती है। ठीक, तो ये 2 प्रकार की, एक उत्तर बाहर यानी मुख्य जो नदी गंगा है इसके उत्तरी में जो नदियां हैं वो उत्तर बिहार की नदियां होंगी, और दक्षिण में दक्षिण बिहार की नदियां होंगी। तो उत्तर बिहार की जो नदी है उसका ओरिजिन जो है ये लोअर हिमालय वाले पार्ट में, यानी ये पूरा का पूरा अगर आप ये पार्ट देखो यहाँ से, तो ये क्या है, ये आपका शिवालिक रेंज वाला पार्ट है। ठीक, यहाँ पे शिवालिक है और ये कुछ लोअर हिमालय वाले रेंज पार्ट है, तो यहाँ से ही मुख्य नदियां जो निकली हैं, या सिंपल शब्दों में कहो तो ये पूरा बॉर्डर जो है ये नेपाल का बॉर्डर है, और यहीं से पूरी पूरी नदियां आई हुई हैं। ठीक, कुछ इधर से भी आपको दिखेंगे, कुछ इधर से, तो इनका भी एक क्रम है। कहीं ना कहीं आपके प्रीटी एग्जामिनेशन में एक क्रम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पश्चिम से पूरब की तरफ नदियों का क्रम सजाओ, तो आप देख सकते हो कि पश्चिम में घाघरा है और सबसे पूर्व में यहाँ पे महानंदा है। तो इस तरीके से आप इसको अरेंजमेंट कर सकते हो, ऐसे ही नीचे वाली नदियों का भी अरेंजमेंट कर सकते हो। ठीक, तो क्या याद रखा कि ओरिजिन इसका जो है लोअर हिमालय, या कुछ आप कह सकते हो कि शिवालिक प्लस लोअर हिमालय दोनों से निकलती हैं इनकी उत्तर बिहार की नदियां। और इसमें मेन क्रम क्या है, क्रम जैसा मैंने बताया वही क्रम यहाँ पे भी है, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी और महानंदा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई होंगी तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद से आगे हम चलते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपसे पीटी एग्जामिनेशन में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन जहाँ पूछा जा चुका है मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ, स्टार बना देता हूँ, इसको आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे लिखा है घाघरा, गंडक और कर्मनासा। पहले इन नदियों को मैप में ढूंढते हैं, यानी घाघरा नदी ये है, ठीक, गंडक जो है ये है, और कर्मनासा नदी ये है, यानी ये तीनों नदियां मिलकर के किसका बॉर्डर बनाती हैं, उत्तर प्लस बिहार की सीमा का निर्धारण करती है। यानी यूपी और बिहार की सीमा का जो निर्धारण करेंगी तो कौन सी नदियां होंगी, घाघरा, गंडक और कर्मनासा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वाले पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, इसका गंगा नदी का पार्ट है। अब गंगा नदी के बारे में समझते हैं। गंगा नदी के बारे में आप पहले भी जानते हो कि गंगा नदी कहाँ से निकली हुई है, ये भी जो है हिमालय रेंज से निकली हुई नदी है, और मेनली ये उत्तराखंड की मुख्य नदी है, और एक तरीके की वहाँ की पवित्र नदी है, पावन नदी है। गंगा के साथ हमारे पुराने ऋग्वेदा सिस्टम से ही आप देखते आ रहे हो कि इससे कुछ उस तरीके की सेंटिमेंट्स भी जुड़ी हुई हैं। ठीक, तो याद रखिए कि पवित्र नदी है, और गंगा नदी उत्तराखंड के कौन से जिले में, उत्तरकाशी जिले में एक जगह है गोमुख, या इसी को गंगोत्री हिमनद बोलते हैं। ये सब चीज आप पहले से पढ़े हुए हो नॉर्मल जीएस की क्लासेस में। ठीक, और इसका जो लेंथ है, टोटल लेंथ की बात करें तो 25 कह सकते हैं, 25 इसको आप याद कर सकते हो अपने फॉर्म में। तो टोटल लंबाई इसकी यहाँ से यानी गंगोत्री से जहाँ से निकला है और बंगाल की खाड़ी तक। पूरे अगर बिहार की अगर बात करें तो बिहार में इसकी लेंथ जो है 445 किलोमीटर ही है। ठीक, यानी यहाँ से गंगा निकल रही है तो यहाँ पे जाकर के आपकी खत्म हो रही है। ठीक,
तो ये पूरी लंबाई जो है 445 किलोमीटर ये पूछे जाते हैं दोस्तों, तो इसलिए आप डेटा के क्वेश्चन से कंफ्यूज मत होइए, उसको याद जरूर करिए। ठीक, इसके साथ साथ ये बिहार में जो एंट्री करता है ये कौन से जिला से, बक्सर जिला से। बक्सर यहाँ पे देखो, तो इसी जगह से, यानी कुछ मैंने भी यहाँ पे मैप में ऐसा ही बनाया है, यानी इस जगह से आप इसको देख सकते हो। तो चौसा के निकट बिहार में एंट्री करती है और इसकी लेंथ कितनी है, 445 किलोमीटर है। कैचमेंट एरिया की बात करें, याद रखिएगा पूरा जो गंगा नदी जो बीचों बीच से निकली हुई है प्रदेश में जो जिले हैं उनके बीचों बीच से, तो ये पूरा जितना एरिया है यानी अपर गंगा एंड लोअर गंगा, ये क्या है कि इसका जो कैचमेंट एरिया है यानी जलग्रहण क्षेत्र है वो कितना है, 15,165 स्क्वायर किलोमीटर है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। गंगा में मिलने वाली सहायक नदियां, अब मोटा मोटी यहाँ पे मैंने पहले बता दिया, सहायक नदियां जो होंगी यानी मुख्य नदी तो गंगा हो गई, और सहायक नदियों में एक घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी और महानंदा। साथ ही साथ क्या है, यहाँ पे सोन हो गया, पुनपुन हो गया, फल्गु हो गया, यानी यहाँ पे भी सहायक नदियां हैं, और इन सहायक नदियों के भी अपने कुछ सहायक नदियां हैं। तो इस तरीके से याद रखिएगा कि सभी नदियां जो है आकर के कहाँ पे मिल रही हैं, गंगा में ही मिल रही हैं। ठीक, तो ये ओवरऑल आपने इसको समझ लिया। इसके नेक्स्ट वाले पार्ट पे चलते हैं। हाँ तो दोस्तों, अब इसी क्रम में देखें कि गंगा का जो ढाल है वो मंद ढाल है। मंद ढाल का मतलब क्या होता है कि गंगा कुछ इस तरीके से आई हुई है और यहाँ बीचों बीच से निकल रही है, तो इसकी ढाल जो होती है मंद हो जाती है। क्यों मंद हो जाती है, तो इसके वजह से क्या होता है कि यहाँ बाढ़ का मुख्य कारण बनता है। यानी स्लोप जो होता है ये वेस्ट टू ईस्ट की तरफ, यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ कुछ इस तरीके से स्लोप नहीं है। मतलब स्लोप क्या आकार का नहीं है, वो समतल कुछ तरीके से दिखेगा, तो पानी यहाँ पे ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाता है। इसकी तो ये क्या होता है कि एक बाढ़ की समस्या का कारण बनता है। जैसे कि आप मुख्य नदियां, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि कोसी एक ऐसी नदी है जिसको बिहार का शोक बोला जाता है। बिहार का शोक क्यों बोला जाता है, क्योंकि पहली चीज तो ये नदियां हिमालय वाले पार्ट से आई होती हैं और इनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, यानी वेग बहुत ज्यादा होती है, तीव्र गति से बहती हैं, लेकिन पानी का निकासी सही से नहीं हो पाने के कारण क्या होता है कि ये नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, विख्यात नहीं कुख्यात है। और उसके साथ साथ क्या होता है कि पूरी एरिया में बाढ़ की समस्या का सामना करना पड़ता है, और ये कहीं ना कहीं ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए भी नुकसानदेह होता है। बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होता है, फसल नुकसान हो जाती है, चारागाह की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक, बस जल की वजह से प्रॉपर मात्रा में जो आपने देखा होगा कि यहाँ पलायन भी बहुत ज्यादा होता है। तो कई तरीके से सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स भी हैं इस बाढ़ की वजह से। ठीक, इसके साथ साथ आप देखो तो यहाँ पे गंगा में पहली चीज की ढाल मंद है, इसका बाढ़ की समस्या है। दूसरा चीज की कटिहार प्लस साहेबगंज की सीमा बनाते हुए वेस्ट बंगाल में एंट्री करती है। अब यहाँ पे देखो क्या है, कटिहार जिला है, और ये मैप में थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको कुछ इस तरीके से ऐसे आएगा यहाँ से। ठीक, कटिहार का जिला है और यहीं से तो पूरा नीचे वाला इलाका क्या है, झारखंड वाला है, तो कटिहार हो गया। और साहेबगंज जो है झारखंड का एक जगह है, वहां पे ये दोनों की सीमा बनाते हुए कहाँ पे एंट्री कर जाती है, वेस्ट बंगाल में एंट्री कर जाती है। तो ये चीज आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा सकता है कि गंगा नदी निकलते समय बिहार से वो किस जो है जगहों की सीमा बनाते हुए निकलती है वेस्ट बंगाल में। तो ऐसे आप चीजें याद रखिएगा, कटिहार और साहेबगंज को याद रखिएगा। ठीक, इसके साथ साथ इस गंगा नदी के यूजेज क्या है, पहली चीज की ट्रांसपोर्ट में, ठीक, ट्रेड में, मतलब जितने भी जो है सभ्यताएं हैं, या सिंपली कह सकते हो कि ट्रेड एंड कॉमर्स से व्यापार है, ये सभी चीजें नदियों पे निर्भर। जैसे व्यापार के रूप में कह सकते हो, नदियों की भी अपनी व्यापार क्षमताएं होती हैं, जिसके माध्यम से क्या होता है कि जो है पूरे ट्रेड इसी पे डिपेंडेंट होते हैं। और दूसरी चीज क्या है कि नेविगेशन के लिए भी इसका मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और साथ ही साथ इसका इंपॉर्टेंस ये भी है कि गंगा नदी पे ही क्या है, NWN ये नेशनल वाटरवेज बने हुए हैं। तो ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि नेशनल वाटरवेज गंगा नदी पे बना है, लेकिन कहाँ से कहाँ कनेक्ट होती है, तो ये आप अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके साथ साथ गंगा नदी के किनारे बिहार के प्रमुख जिले कौन कौन से हैं। प्रमुख जिले तो वैसे बहुत ज्यादा हैं, मतलब 12-15 जिले आपके आसपास दिखेंगे, लेकिन मुख्य जिले हम बता देते हैं। बक्सर है, भोजपुर है, सारण है, पटना है, वैशाली है, समस्तीपुर है, बेगूसराय है, खगड़िया है, मुंगेर है, भागलपुर है, कटिहार है। अब इसको ढूंढ लो। यहाँ पे क्या है, कुछ जिले जो हैं आपके उत्तर बिहार की हैं और कुछ जिले क्या है आपके दक्षिण बिहार की हैं। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। इसी के क्रम में आप देखोगे कि यहाँ पे नेक्स्ट जो ये नदी है वो क्या है कि घाघरा नदी, जो कि आप देख रहे हो कि एक नॉर्थ गंगा वाली जो नदियां हैं, उस क्रम की जो नदियां, उसमें पहली जो आपकी वेस्ट से जो ट्रिब्यूटरी दिखेगी,
जो कि गंगा में आके मिक्स होगी वो है घाघरा नदी। इसको अन्य नाम सरजू भी बोला जाता है। सरजू नाम इसको यूपी में बोला जाता है क्योंकि ये नदी अयोध्या में मुख्य भूमिका निभाती है। ठीक, याद रखिएगा कि इसकी जो ओरिजिन है तिब्बत के मामचो चुंगो हिमनद से हुआ है। यानी तिब्बत का पार्ट कहाँ पे है आप खुद जानते हो कि जो अगर इंडिया का मैप आप देखोगे तो उसमें जो है नेपाल वाला जो रीजन है उसके ऊपर वाला जो पार्ट है आपको तिब्बत वाला पार्ट है और बहुत बड़ा एरिया है जो कि इस समय किसके कंट्रोल में है, वो है चाइना के कंट्रोल में है। चाइना के प्रोविंस भी मान सकते हो उसको आप, है ही वो। ठीक, इसके साथ साथ नेपाल में इस नदी को किस नाम से जानते हैं, कर्णाली के नाम से जानते हैं। ठीक, इसके साथ इसकी मुख्य नदी जो है सहायक नदी जो है, ये पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में कई बार पूछी जा चुकी है कि ये नदी जो है राप्ती नदी है। और राप्ती नदी का मुख्य रूप से राप्ती नदी के तट पे कौन सा शहर बसा हुआ है तो वो है गोरखपुर। ठीक, जो कि उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जिला है। ठीक, इसके साथ साथ आप देखोगे कि सारण जिले में छपरा के निकट, मतलब सारण जिले में, सारण यहाँ पे देख लो कहाँ पे है दोस्तों, सारण ये है। ठीक, और यही इसी को छपरा भी बोला जाता था। तो छपरा के निकट जो है गंगा में कौन सी नदी मिक्स होती है, एक घाघरा नदी या इसी को सरजू नदी भी बोलते हैं, मिक्स होती है। तो पूछा जाएगा क्वेश्चन कहाँ पे मिक्स होती है, एक क्वेश्चन आपके बीपीएससी में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक, तो इसको आप ध्यान से याद रखिएगा। इसके बाद से टोटल लेंथ की अगर बात करें, टोटल लंबाई की बात करें बिहार में तो 1080 किलोमीटर जो है लंबाई है ये किसकी, एक घाघरा नदी की है। और अगर जो टोटल बिहार के नहीं, ये टोटल लेंथ की बात है 1080 किलोमीटर और पूरे बिहार में अगर देखा जाए इस नदी की कितनी लंबाई है वह है 83 किलोमीटर है। तो इस चीजों को मैंने एक स्लैश के फॉर्म में लिखा है तो इसको याद रखिएगा। इधर जो है ये टोटल लंबाई है और इधर जो है बिहार में कितनी लंबाई है इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसका अन्य नाम के इसके कौन कौन से अन्य नामों से इसको पुकारा जाता है तो उसका नाम है देविका और रामप्रिया के नाम से भी इसको पुकारा जाता है। दूसरा पार्ट अगर हम देखें दोस्तों तो गंडक नदी, गंडक नदी का लोकेशन कहाँ पे है, ये है गंडक नदी। ठीक, तो गंडक नदी ये भी क्या है कि नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ गंगा रिवर है। तो नॉर्दर्न बाउंड्री है, नॉर्दर्न से जो नदियां आ रही हैं गंगा मिक्स हो रही हैं तो उसकी मुख्य नदी गंडक भी है। इसकी ओरिजिन जो है नेपाल में अन्नपूर्णा श्रेणी, नेपाल जो है जस्ट जो ऊपर वाला पार्ट है पूरा नेपाल का पार्ट है। तो वहाँ की जो एक श्रेणी है अन्नपूर्णा श्रेणी, वहाँ पे मानमोट और कुटान के मध्य, इसको मानन मोट भी बोला जाता है। कई बुकों में कई तरीके से लिखा होगा तो बस दो नाम याद रखिएगा, मानमोट और कुटान के मध्य जो नदी निकल रही है वो कौन सी नदी है, गंडक नदी है। और खास चीज क्या है कि वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण, यानी पश्चिमी चंपारण वाला इलाका ये हो गया, यहीं पे एक वाल्मीकि नगर जगह है से बिहार में क्या होता है एंट्री करती है। यानी कुछ न कुछ आप कह सकते हो कि ऐसे एंट्री करेगी ये नदी। ठीक, अब एक और चीज खास बात क्या है इस गंडक नदी का, इस गंडक नदी का वजह से भी पहले बिहार में बाढ़ आता था, बहुत ज्यादा बाढ़ आता था। लेकिन इसी वाल्मीकि नगर में क्या हो गया कि एक डैम बन गया है इसी घाघरा रिवर पे, सॉरी गंडक रिवर पे। तब से क्या हो गया कि कुछ बाढ़ की समस्या में कुछ अवरोध पैदा हुए, यानी बाढ़ का कुछ लिमिटेशंस हो गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से खत्म हुआ है। ठीक, इसके साथ साथ क्या है कि चंपारण ये कौन कहाँ बहती है, चंपारण में, सारण में, मुजफ्फरपुर में प्रवाहित होती है। चंपारण वाला ये हो गया, पश्चिमी और पूर्वी चंपारण आप पहले एक ही था। ठीक, इसके साथ साथ मुजफ्फरपुर में और सारण में, इन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स में बहते हुए गंगा में मिक्स हो जाती है। यानी कुछ इस तरीके से आती है, ऐसे आती है, इस तरीके से आके सारण के पास से मिक्स हो जाती है। ठीक, इसके साथ साथ हाजीपुर के निकट गंगा में मिक्स होती है। और हाजीपुर मतलब यही आपका जो वैशाली वाला जो पार्ट्स है, यानी कुछ यहाँ पे दोनों का बॉर्डर है, इसी जगह पे गंगा में क्या होगा ये मिक्स होगा। तो एक क्वेश्चन ये भी आपका इंपॉर्टेंट है जहाँ वो बनता है कि जो आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि गंडक नदी किस जगह पे, गंडक नदी जो है ये बिहार में किस जगह गंगा से मिक्स होती है, तो है क्या है हाजीपुर के निकट। और मुख्य धारा इसकी जो कहलाती है वो काली गंडक या नारायणी के नाम से जानी जाती है। और इसकी टोटल लेंथ है दोस्तों 425 किलोमीटर और बिहार में इसकी लंबाई जो है 260 किलोमीटर के आसपास है। इसके साथ साथ आप देखो दोस्तों तो अगला जो है पार्ट है वो है बूढ़ी गंडक का। बूढ़ी गंडक का मतलब क्या है, ये इसके जस्ट बगल में जो नदी निकली हुई है ये है बूढ़ी गंडक। अब बूढ़ी गंडक की जो ओरिजिन है वो क्या चंपारण जिला से है। चंपारण जिला मतलब यही पश्चिमी और पूर्वी इसको मान सकते हो। और ओरिजिन इसका मेन देखा जाए सोमेश्वर पहाड़, क्योंकि यहीं पे मैंने कुछ दिन पहले बताया था जो आपके लेक्चर्स हुए थे बिहार की भौगोलिक दशाओं के बारे में, तो सबसे ऊपरी भाग जो है यहाँ पे सोमेश्वर श्रेणी है और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है यहाँ पे। ठीक, और यहाँ पे सोमेश्वर श्रेणी पे एक जगह है जहाँ पे चौतरवा चौर है। चौर के बारे में भी मैंने उस लेक्चर में बताया था, आप चाहे तो प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हो कि चौर क्या होता है। ठीक, इसके साथ
ये नदी जो है चंपारण टू खगड़िया यानी चंपारण से खगड़िया तक बहती है। यानी आप खुद देखो कि चंपारण होते हुए इसे मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर होते हुए खगड़िया होते हुए क्या हो जाएगा, गंगा में मिक्स हो जाएगी। ठीक, और साथ ही साथ ये मिक्स होकर के किस जगह गंगा में मिक्स मिलती है, तो ये मुंगेर जिला, यानी ये जस्ट आप देखो कि यहाँ पे ये इसके नीचे जस्ट मुंगेर जिला है और यहीं से क्या है कि मुंगेर में एक जगह है जिसका नाम है मांझी। तो मांझी में क्या होता है, गंगा से मिक्स होती है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा है, जिले का नाम पूछा सकता है, जगह का नाम पूछा सकता है। सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी है ये, सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी है, 320 किलोमीटर के आसपास इसका रेंज है। और जल ग्रहण जो क्षेत्र है और 9601 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। और इसकी सबसे खास बात क्या है दोस्तों, सबसे खास बात है इसकी सबसे तीव्र प्रवाह वाली नदी है, यानी बहुत तेज इसकी स्पीड है। ठीक, तो इस वजह से भी क्या होता है कि बाढ़ आने के चांसेस बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट पे इसके चलते हैं। हाँ तो दोस्तों इसी क्रम में आप देखोगे कि नेक्स्ट जो इसका रिवर सिस्टम है वो है बागमती। बागमती एक और खास चीज में याद रखिएगा कि ये बागमती जो है प्रमुख सहायक नदी किसकी है, ये बूढ़ी गंडक की सहायक नदी है। तो ये सहायक नदी मतलब इसमें आप खुद ही मैप में देख सकते हो यहाँ पे कि बूढ़ी गंडक है और बगल में क्या है, बागमती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। अब बागमती के बारे में कुछ बातें जान लीजिए। ये सब नदियां याद रखिएगा कि जब इसको सही तरीके से पढ़ोगे तभी जाकर के इसके प्रश्नों को आप कर पाओगे, अदरवाइज ये थोड़ी सी दिक्कत आपको सामना करना पड़ सकता है। अब याद रखिए बागमती नदी, ये ओरिजिन इसका कहाँ पे है, नेपाल में महाभारत श्रेणी। आपने कई तरीके की श्रेणियां पढ़ी होंगी, मतलब जीएस वाले पार्ट में या सामान्य भूगोल में पढ़ा होगा, तो उसी में एक महाभारत श्रेणी है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि। और ये जो है नेपाल के सबसे पवित्र नदियों में मानी जाती है। ये पूछा सकता है कि वो कौन सी नेपाल की पवित्र नदी है जिसका एंट्री बिहार में होता है, तो बागमती है। और याद रखिए इस बागमती नदी पे ही पशुपतिनाथ का मंदिर, जो कि बिहार के नेपाल के बहुत प्रमुख एक तरीके से मंदिर है। और ये जो किस के नदी के तट पे है, बागमती नदी के तट पे है। और इसी से नेपाल की एक आइडेंटिटी भी जुड़ी हुई है कि पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में। ठीक है, और इसके कुछ अपने कहानियां हैं, कुछ चीजें हैं जिसको आप अपना विकी करके समझ सकते हो। ठीक, इसके साथ साथ बिहार में ये एंट्री कहाँ से करती है, मतलब ये बागमती नदी जो कि नेपाल की मुख्य नदी है, ये याद रखिएगा कि बिहार में जो एंट्री करती है वो सीतामढ़ी जिले में करती है। और सीतामढ़ी जिले आप कुछ देख सकते हो, कुछ यहाँ पे है, यहाँ से एंट्री करती है। वहां पे एक जगह है, उस जगह का नाम क्या है, डेंग। ठीक, और ये नदी भी मार्ग बदलाव के लिए प्रसिद्ध है। पहले तो मार्ग बदलाव के लिए कौन सी नदी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, वो है कोसी नदी, लेकिन इसमें भी मार्ग बदलाव की घटनाएं देखी जाती है। लेकिन एक क्वेश्चन आपके जहन में आता होगा कि आखिर मार्ग बदलाव होता क्यों है। याद रखिएगा दोस्तों कि जो ऊपर से जो नदियां आती हैं और नीचे एक मुख्य नदी जो गंगा में मिलती हैं, इनके बीच में ऊपर से जो नदियां आ रही हैं ये अवसादों को जमाव करती हैं। ठीक है, यानी पत्थरों चट्टानों को काट करके अवसादों का जमाव करती हैं, सिल्ट का डिपोजिशन होता है। क्योंकि ये गंगा नदी का जो है ये एक तरीके से ढाल जो है बहुत तीव्र नहीं है, इस वजह से। और अन्य नदियों की भी जो ढाल जो ऊपर की नदियों की तो ढाल तीव्र है, लेकिन जो नीचे जो बीचों बीच नदी जा रही है उसका ढाल तीव्र नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पानी रुक जाता है। और पानी रुकने की वजह से क्या होता है, सिल्ट का डिपोजिशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बाढ़ आने के चांसेस बहुत ज्यादा, मतलब पानी बहेगा नहीं तो क्या होगा, वो बाढ़ का रूप ले लेगा। ठीक, इसके साथ साथ कोसी नदी की बात करें, कोसी नदी आप देख सकते हो कुछ यहाँ पे है, इस तरीके से आई हुई है और यहाँ कोसी नदी है। ठीक, ये भी गंगा में मिक्स होती है। याद रखिएगा नेपाल और तिब्बत सीमा पे, नेपाल और तिब्बत, यानी ये वाला जो पार्ट है पूरा का पूरा ये नेपाल वाला पार्ट है। और यानी यहाँ पे भी देखते हैं पूरा इलाका ये नेपाल वाला पार्ट है। तो यहाँ पे ही तिब्बत और नेपाल दोनों का जंक्शन है। याद रखिएगा कि नेपाल और तिब्बत में एक जगह है जिसका नाम है गोसाई थान। गोसाई थान की चोटी से ये नदी कौन से निकलती है, कोसी नदी निकलती है। अब नेपाल में साथ रखिएगा कि इसको क्या बोलते हैं, सप्त कोसी के नाम से आते हैं, यानी इस नदी की 7 धाराएं होती हैं। और 7 धाराएं कौन कौन सी हैं दोस्तों, याद रखिएगा, अरुण हो गया, तामुर हो गया, सुन कोसी हो गया, दूध कोसी हो गया, ताम कोसी, इंद्रावती और लिपू खोला हो गया। याद रखिएगा इंद्रावती नदी आप उससे ना कंफ्यूज होइएगा, क्योंकि ये नदी इंद्रावती नाम से एक जो है छत्तीसगढ़ में भी मुख्य नदी है, और इंद्रावती के नाम से इंद्रावती नेशनल पार्क भी है। तो इसको कंफ्यूज मत होइएगा, एक इंद्रावती नाम की एक नदी यहाँ पे भी इसकी एक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, या एक धारा है। ठीक, अब इसमें अरुण और सुन कोसी ये मुख्य धाराएं हैं, जिससे क्या होता है कि ये मुख्यतः तिब्बत से निकलती हैं। इसके साथ साथ
ये जो कोसी नदी है, ये चूंकि अब तक जो मैंने पूरी चीजें बताई ये नेपाल के रेफरेंस से बताई। अब ये जब बिहार में जैसे एंट्री करेगी, बिहार में एक कौन सा जिला है, सुपौल जिला। सुपौल जिला देखिए लोकेशन दोस्तों कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो सुपौल जिले में ये भीमनगर के निकट बिहार में क्या करती है, प्रवेश करती है। सुपौल में एक जगह है, क्या है, भीमनगर, वहां पे ये प्रवेश करती है और कटिहार के निकट गंगा में मिक्स हो जाती है। यानी कुछ इस तरीके से आ रही है, ऐसे आते कटिहार के निकट आएगा और गंगा में मिक्स हो जाएगा। ठीक, इस नदी को बिहार में शोक बोला जाता है, यानी बिहार का शोक। जैसे ही आएगा प्रश्न, उसको आप कौन सा नाम डालोगे, वो होगा कोसी नदी। ठीक है, और झारखंड का शोक कौन सा नदी है, इसको कमेंट सेक्शन में आप इसको बताइएगा। और साथ ही साथ ये नदी कटिहार में जैसे ही गंगा में मिक्स होती है, उसके पहले ही क्या करती है, डेल्टा का निर्माण करती है। और डेल्टा में मुख्यतः क्या होता है कि जो अवसाद नदियों से लाए हैं उसी को जमा करेगी, और इस जो अवसाद जो जमा करेगी उसमें सिल्ट का डिपोजिशन बहुत ज्यादा होगा, यानी सिल्ट का जमाव बहुत ज्यादा होगा, जिसकी वजह से पानी का फ्लो हो नहीं पाएगा। और ये नदियां अपना मार्ग जो है क्या होती है, कोसी नदी हमेशा बदलती रहती है, जिसके वजह से क्या होता है कि जो मैदानी क्षेत्र भी है वहां पे बाढ़ का पानी आ जाता है और जल्दी से पानी का निकासी नहीं हो पाता है, जिससे कि वहां पे जान माल की खतरा हमेशा बना रहता है। ठीक, साथ ही साथ टोटल लेंथ की अगर बात करें तो 730 किलोमीटर इसकी जो लेंथ है, लेकिन बिहार के रेफरेंस में इसका जो लेंथ है 260 किलोमीटर के आसपास आएगा। और इसके साथ जल ग्रहण की अगर बात करें तो 11,410 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास इसका जल ग्रहण क्षमता है दोस्तों। तो फिर नेक्स्ट पार्ट पे इसके चलते हैं, और कौन कौन सी नदियां, और नदियों में जो छूटा हुआ नदी है वो है महानंदा नदी है, और कुछ एक आध ट्रिब्यूटरीज के बारे में आगे इसको बताते हैं। हाँ तो दोस्तों, अब इसी के क्रम में आगे वाला जो पार्ट देखते हैं वो है अगली नदी कमला नदी के बारे में। कमला नदी का मतलब क्या है, ये भी उत्तर बिहार की जो नदी है उसी से आई हुई नदी है। तो इसका प्रमुख नदी कहाँ से उद्गम हुआ है, ये किस किस जगह से मिली है गंगा में, इन सब के बारे में देखते हैं। तो कमला नदी के बारे में अगर आप देखोगे तो ये है महाभारत श्रेणी के अंतर्गत ये नदी आती है। महाभारत श्रेणी कहाँ है, जितना भी ऊपर का जो नेपाल का पार्ट है उसी में क्या होती है कि एक महाभारत श्रेणी भी निकली हुई है। जैसे कई श्रेणियां होती हैं उसी तरीके से एक महाभारत श्रेणी भी है। और ये यहाँ की पवित्र नदी है। पवित्र नदी किस सेंस में, क्योंकि गंगा की भांति ये भी एक अपनी पवित्रता के लिए जानी जाती है। कुछ इसके पीछे कुछ मिथ भी हैं जिसको आप पौराणिक कथाओं में सुनते हो। ठीक, इसके साथ साथ ये नदी जो है नेपाल सीमा में जो है, नेपाल सीमा से नेपाल से मुख्यतः निकलती है। और जयनगर जो कि मधुबनी का एक टाउन कह सकते हो, कस्बा कह सकते हो, वहीं पे क्या है कि ये जो है कोसी नदी में मिक्स हो जाती है। यानी ये निकलता कहाँ से है, नेपाल की सीमा से निकलता है, यानी नेपाल के तराई क्षेत्रों से निकलता है और जयनगर में मिक्स होता है। कहाँ पे, जयनगर मधुबनी में ये कोसी में मिक्स होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट बन सकता है। ठीक, दूसरी चीज़ क्या है कि ये दरभंगा जिला मधुबनी कोसी, मतलब ये टोटल अगर हम बात करें तो कुछ इस जगह पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा। और दरभंगा आप देख लो कहाँ पे है, दरभंगा कुछ यहाँ पे है, मैप में आप देख सकते हो। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। मुख्यतः हमारा काम क्या है, आपको पूरी मैप पे लोकेट कराना कि कहाँ कौन सी नदी निकली है। अगर एक बार आप नदी सिस्टम समझ जाते हो तो यहाँ के उद्योग धंधों के बारे में, यहाँ की अर्थव्यवस्था के बारे में, यहाँ पे कौन कौन सी जो है पर्यावरणीय जो भी चीज़ें, जैसे आप कह सको कि नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, कौन कौन सी सेंचुरीज हैं, ठीक, ये सभी चीज़ें आपकी जानकारी हो जाएंगी। और साथ ही साथ किस तरीके का सेटलमेंट सिस्टम यहाँ पर डेवलप हुआ है उसके बारे में भी आपको जानकारी होगी। तो नदियों से ये जानकारी आपको प्राप्त होगी। ठीक, तो ये दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ क्या है, ये नदी जो है बाढ़ से काफ़ी प्रभावित रहती है। बाढ़ से काफ़ी प्रभावित का मतलब क्या है कि हमेशा ये, चूँकि ऊपर का जितना इलाका है ये बाढ़ग्रस्त इलाका है, तो बाढ़ से प्रभावित रहती है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो नदी का जो फ्लो है, मुख्य नदी जो गंगा उसका फ्लो है वो बहुत ही धीमी गति से फ्लो करती है। इस वजह से भी बाढ़ आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक, इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है, इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। हो सकता है आपको एग्जाम में क्वेश्चन में मैचिंग करने के लिए दे दिया जाए, तो एक बार देखे रहोगे तो आसान हो जाएगा। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि मुख्य नदी तो याद होती है लेकिन उसकी सहायक नदियाँ याद नहीं होती। तो सिर्फ मैचिंग के लिए याद करना हो सकता है, थोड़ा बहुत बस देखते चलो, एग्जाम में अगर आ गया तो आप इसको आसानी से टिक कर सकते हो। पहला जो है इसकी सहायक नदी सोनी है, दूसरा ढोरी है, दूसरा बालान है और तीसरा है त्रिशूला नदी है। ठीक, इसकी सहायक नदी है। याद रखिएगा कमला नदी जो होती है ये कहाँ पे मिलती है, बागमती से। पहली बार कहाँ मिला, कोसी में ड्रेन होती है, गिरती है। और दूसरा चीज़ बागमती
नदी से ये मिलती है कहाँ पे? खगड़िया में। तो खगड़िया कहाँ पे है दोस्तों? खगड़िया याद रखिएगा, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे जस्ट बेगूसराय के ईस्टर्न वाले पार्ट में खगड़िया डिस्ट्रिक्ट है। तो ये डिस्ट्रिक्ट का लोकेशन, अगर आपको डिस्ट्रिक्ट याद है तो बहुत आसानी से आप हर चीज़ें समझ सकते हो। ठीक, तो ये पूरा का पूरा एक पार्ट हो गया। इसके बारे में भी एक से दो बार आप देखोगे तो आसानी से याद हो जाएगा। इसके बाद से बात आती है कि महानंदा नदी की। महानंदा नदी दोस्तों कौन सी है? ये इसकी एंट्री जो होती है किशनगंज जिला से होती है। किशनगंज जिला के बारे में क्या बताया गया? सबसे ईस्टर्न जो जिला है वो है किशनगंज। ठीक, और जो बॉर्डर की बात करेंगे, पूर्णिया और कटिहार, यही गंगा का जो बॉर्डर ईस्टर्न वाले बाउंड्री पे बनाती है। ठीक है, अब याद रखिए कि ये महानंदा नदी यानी सबसे ईस्टर्न है, मतलब सबसे पूर्वी जो नदी बोली जाएगी महानंदा हो जाएगी, और सबसे पश्चिमी जो नदी होगी वो जो होगी घाघरा होगी। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, उत्तर बिहार की नदियों के क्रम में मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ। इसके साथ साथ ये जो महानंदा नदी है ये पूर्णिया कटिहार सीमा पर क्या होती है? गंगा से मिक्स होती है, यानी गंगा में मिलती है। तो एक क्वेश्चन आपका ये भी बनता है कि जो उत्तर बिहार की ऐसी कौन सी नदी है कि जो सबसे पूर्वी होने के साथ साथ वो गंगा में किस जगह पे मिक्स होती है, या पूर्वी बिहार की वो कौन सी नदी है जो गंगा में मिक्स होती है? तो उसका नाम है महानंदा नदी। तो वो कौन से दो जिलों से मिक्स होती है? दो जिलों के बॉर्डर पर से जो गंगा गई हुई है, यानी पूर्णिया और कटिहार। ये चीज़ आप याद रखिएगा, हो सकता है आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सके। इसके साथ साथ महानंदा नदी जो निकला है, कहाँ से निकली है? दार्जिलिंग जिला में। दार्जिलिंग जिला कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है। और यहाँ की एक जो पहाड़ी है महाल्दी पहाड़ी, वहाँ से ये निकली हुई है। इसके साथ साथ इसकी सहायक कुछ नदियाँ हैं, और इस नदियों में मेची नदी का नाम जो है बहुत प्रमुख है, क्योंकि मेची नदी पे ही कुछ बांध भी बनाए गए हैं, इसलिए मेची बांध परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो मुख्य सहायक नदियाँ कौन कौन से हैं? मेची हो गया, बालासोन हो गया, कनकाई हो गया, टेंगान हो गया, बस नाम याद रखिएगा। उसके साथ साथ नागर, एक और जो है सहायक नदी है वो नागर है। इसके साथ साथ ये पूरा का पूरा उत्तर बिहार की जो नदियाँ जो है एक तरीके से समाप्त होती हैं। तो एक तरीके से अगर जो क्रम से देखा जाए तो कौन कौन से मुख्य नदियाँ आप पढ़ चुके हो? पहली चीज़ की घाघरा, दूसरा गंडक, तीसरी बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, इसके साथ महानंदा। इसी के बीच में कुछ सहायक नदी जो है मुख्य रूप से आप उसको देख सकते हो। तो कई आप नदियाँ इसमें प्रीवियसली पढ़ चुके हो। कुछ नदियाँ और भी कई तरीके की नदियाँ होती जो मिलती हैं गंगा में, लेकिन वो मुख्य नदियाँ नहीं हैं, और सहायक नदियाँ भी एक तरीके से नहीं हैं, इधर उधर से कहीं से निकल करके जो है जो एक ड्रेनेज पैटर्न बना लेती हैं, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब इसी के साथ साथ अब आप बात करते हैं दक्षिण बिहार की नदियाँ। दक्षिण बिहार की जो नदियाँ अगर जो हैं तो उसमें कौन सी हैं? सोन नदी है। सोन नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? सोन नदी जो निकलती है वो अमरकंटक के पठार से निकलती है, और अमरकंटक के पठार से मुख्यतः 3 नदियाँ निकलती हैं। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि वो कौन सी 3 नदियाँ हैं। ठीक, और ये अमरकंटक जो प्लेटू है ये बेसिकली एक नॉट के रूप में, यानी जहाँ पे एमपी का बॉर्डर आप कह सकते हो, सीजी का भी बॉर्डर कह सकते हो, और ये आपका जो है और भी एसोसिएटेड एक और जगह है, उसका आप नाम कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो सिंपल आप बस याद रखिए कि मैकाल श्रेणी से कौन सी नदी निकल रही है? सोन नदी निकल रही है। और इस नदी की सबसे खास बात क्या होती है कि भ्रंश घाटी में बहती है। तो भ्रंश घाटी के बारे में क्या आप जानते हो? ये आप अपने उसकी क्लासेस में पढ़े होंगे, ज्योग्राफी के क्लासेस में। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा, लिख करके नहीं पता है तो मैं आपको इसको बता दूंगा अलग से। ठीक, इसके साथ साथ याद रखिएगा कि ये एमपी, यूपी और झारखंड तीनों से बहती है। ये नदी जो है सोन नदी, ये तीनों मतलब इस जगह से बहती है। फ्लो होने का मार्ग ये है यूपी, एमपी और झारखंड, लेकिन इसका ओरिजिन जो है ये अमरकंटक पठार के मैकाल श्रेणी में स्थित है। ठीक, इसके बाद से नेक्स्ट इसके बारे में बताना चाहूँगा कि अगला वाला जो पार्ट्स है वो सोन नदी के बारे में, तो उसको आप देखते रहें। हाँ, तो दोस्तों इसी क्रम में आप देखोगे कि सोन नदी जो है अब बिहार में कहाँ से एंट्री करती है? तो रोहतास जिले में एंट्री करती है। रोहतास किसको कहते हैं? सासाराम को कहते हैं। यानी यहाँ से कुछ इस तरीके से नदी जो है एंट्री करती है बिहार में। और मेनली नदी है कि कहाँ की? ये तरीके से एमपी मुख्य रूप से निकलती है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि सोन नदी चूँकि रोहतास में एंट्री कर रही है, लेकिन एक गंगा में कहाँ पे मिक्स होगी? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है, और ये क्वेश्चन कई बार आपके बीपीएससी में पूछा जा चुका है। याद रखिएगा, पटना में जगह है मनेर,
यानी पटना के पहले ही जो है एक मनेर जगह है, उसी जगह पे एक गंगा से मिक्स होती है, गंगा में मिक्स हो जाती है, मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। याद रखिए कि जो सहायक नदियाँ हैं इससे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैचिंग वाले क्वेश्चन में आपको कौन कौन से होंगे, गोपद होगा, रिहंद हो गया, कन्नर होगा, उत्तर कोयल नदी होगी। ठीक, इसके साथ साथ क्या है, डेहरी बांध निर्माण, इसी नदी पे क्या है, डेहरी बांध का निर्माण हुआ है। और डेहरी बांध परियोजना के नाम से काफ़ी आप अपनी इकॉनमी वाले पार्ट्स में देख सकते हो, बिहार के अर्थव्यवस्था के बारे में देख सकते हो कि वहाँ पे ये चीज़ें कितने इंपॉर्टेंस रोल अदा करती हैं। इसके साथ साथ नेक्स्ट नदी है पुनपुन नदी। पुनपुन नदी कहाँ पे है, इसका जो ओरिजिन है झारखंड के पलामू जिला से है। अब पलामू जिला में एक पहाड़ी है चौराहा पहाड़ी, चौराहा पहाड़ी वहाँ से निकलता है और यहाँ पे बिहार में कहाँ एंट्री करता है, तो बिहार में ये जगह है गया। गया में क्या होता है, एंट्री करता है। मेनली इसके नीचे वाला जो पार्ट है छोटा नागपुर प्लेटू का पार्ट है। ठीक, इसके साथ साथ बिहार में कौन कौन से जिलों में प्रवाहित होती है, तो है औरंगाबाद, अरवल और पटना तक ये क्या होती है, प्रवाहित होती है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न बनता है, इसी प्रश्न कहाँ मिक्स होती है, तो याद रखिएगा पटना में गंगा के समानांतर, यानी पटना में, पटना यहाँ पे है और यहाँ से निकल रही है तो इसी के समानांतर ऐसे बहेगी, गंगा के समानांतर फतुहा पटना के निकट गंगा में मिक्स होती है। तो दो चीज़ें क्या याद रखा, सोन नदी है तो मनेर के निकट पटना में मिक्स होती है, और ये जो होती है नदी फतुहा पटना में मिक्स होती है, किससे, गंगा से मिक्स होती है, गंगा में मिक्स होती है। इसके बाद सहायक नदी जो है इसकी कौन कौन सी है, मादर है, बिलरो है, राम रेखा है, आद्री है, मोरहर है, दरगाह है, बुताने है। ये सिंपल बस याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, जहाँ जहाँ याद करने की जरूरत है वो मैं बताता आपको जा रहा हूँ। इसके साथ साथ है फल्गु नदी। फल्गु नदी के बारे में याद रखिएगा दोस्तों, ये छोटा नागपुर पठार यानी नीचे वाला पार्ट, ये पूरा इस छोटा नागपुर पठार से इसकी मुख्य धारा जो होती है निरंजना, या इसी को लीलाजन नदी भी, नीलाजन के नाम से भी जानते हैं। और याद रखिएगा फल्गु के बारे में एक खास चीज़ याद रखिएगा, इसी नदी के तट पे बोध गया में चूँकि फ्लो होती है, तो इस जगह पे भगवान बुद्ध को क्या हुआ था, ज्ञान प्राप्ति हुई थी। तो एक के भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भगवान बुद्ध को किस जगह पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो वो बोध गया था, और किस नदी के किनारे, तो उस नदी को फल्गु या निरंजना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, इसके साथ साथ बोध गया में मोहना के मिलने से, यानी जी नदी जहाँ से आई होती है, निकली होती है, तो बोध गया में एक और नदी आती है, मोहना से मिलने के बाद इसका नाम क्या होता है, फल्गु होता है। उसके पहले इसका नाम कुछ और होता है। यहीं पे क्या है कि बराबर की पहाड़ियाँ जहानाबाद दो शाखा में डिवाइड होती हैं, यानी बराबर की जो पहाड़ियाँ हैं वो मेनली जहानाबाद से निकली हुई हैं। जहानाबाद कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक, और यहाँ से ये निकली होती हैं, और मेनली गया और यहाँ पे जहानाबाद दोनों आसपास में आपको दिख रहे हैं। ठीक, तो इस जहानाबाद में कौन सी पहाड़ियाँ, बराबर की पहाड़ियाँ हैं। अब बराबर की पहाड़ियों के बारे में इतिहास में आपने क्या पढ़ा है कि आजीविकों का एक बहुत महत्वपूर्ण पहाड़ी है, या एक महत्वपूर्ण आवास है, स्थान है, जहाँ पे इनसे बौद्धिज्म से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें, ज्ञान, दर्शन और भी रहने के लिए, ये सभी चीज़ें जो है आप इस पहाड़ी के माध्यम से समझ सकते हैं। तो ये पहाड़ी मुख्यतः दो शाखाओं में डिवाइड होती है, किस नदी के तट पे, वो होती है फल्गु नदी के तट पे। ठीक, ये चीज़ें आप इसको याद रखिएगा। तो नेक्स्ट जो नदी है इसको आगे बताते हैं दोस्तों। हाँ, तो दोस्तों अब इसी क्रम में दूसरी नदी जो है अजय नदी है, जो कि बिहार के जमुई ज़िले से निकलती है। अब याद रखिए कि जमुई ज़िला है कहाँ, जमुई ज़िला मेनली दोस्तों गया नवादा के बगल में, यानी बांका और नवादा के बीच में जमुई ज़िला आपको देखने को मिलेगा। याद रखिएगा कि जमुई ज़िला भी जो है एक तरीके से एक नक्सल प्रभावित ज़िला है, और सिंपली इसको कहें तो ये झारखंड से अटैच हुआ ज़िला दिखता है, यानी झारखंड से सटा हुआ ज़िला, यानी झारखंड का समीपवर्ती ज़िला है। तो याद रखिए कि बिहार में जो जमुई है उसके चकाई बरपाड़ वाली एक जगह है, या एक तरीके से पहाड़ी है, वहीं से निकलती है। और ये झारखंड के देवघर
और इसी के सहारे होते हुए ये झारखंड देवघर से होते हुए इसके ईस्टर्न पार्ट और साउथ ईस्टर्न पार्ट से होते हुए ये क्या करती है, वेस्ट बंगाल में एंट्री करती है। यानी कुछ इस तरीके से निकलेगी वो नदी और ऐसे होते हुए वेस्ट बंगाल की तरफ, यानी पश्चिम बंगाल की तरफ चली जाएगी। ठीक, और याद रखिए उधर से प्रवाहित होते हुए ही एक गंगा में क्या होती है, नदी मिक्स होती है। यानी मुख्य चीज़ें आपको क्या याद रखनी, अजय नदी जो है ये दक्षिण बिहार की प्रमुख नदियों में से एक है और ये जमुई जिले में इसकी ओरिजिन है और झारखंड का बॉर्डर बनाते हुए ये वेस्ट बंगाल की तरफ मूव करती है और गंगा में वहीं पे मिक्स होती है। बस इतनी ही चीज़ याद रखनी है। इसके बाद से सकरी नदी। सकरी नदी जो है छोटा नागपुर पहाड़ी, यानी कुछ नीचे वाला पार्ट इस तरीके का आपको जो दिखेगा वो छोटा नागपुर पहाड़ी के पास का जो भाग है वहाँ पे ये क्या होती है, नदी निकलती है। और नवादा यानी गया के जस्ट बगल में जो ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है नवादा, वहाँ पे एक जगह है गोविंदपुर, वहीं से क्या होती है, नदी जो होती है निकलती है। तो ओरिजिन क्या आप समझ लो कि नवादा में ये नदी जो है एक तरीके से बिहार में एंट्री करती है। और ये किन किन जिलों से बहती है भी एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो वो नदी है या वो जगह है, याद रखिए गया, नवादा, पटना और मुंगेर, 4 डिस्ट्रिक्ट से ये फ्लो होती है। यानी गया आप सीधे देख लो, गया, नवादा, ठीक, और साथ ही साथ कौन सा, पटना और मुंगेर। पटना ए हो गया, ठीक, और मुंगेर आपका ए हो गया। यानी कुछ इस तरीके से फ्लो करता है, यानी यहाँ जाके मिक्स होता है। ठीक, किउल और मोरहर नदी के साथ गंगा में ये मिक्स होती है। तो ये भी आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो कौन सी नदियाँ हैं जो सकरी नदी के साथ, सकरी नदी वो कौन सी नदी है जिनके माध्यम से सकरी नदी गंगा में जो होती है अपना बॉर्डर बनाती है, गंगा में मिक्स होती है। तो कौन सी नदी है, किउल और मोरहर नदी हैं। तो इनको आप याद रखिएगा। इसके साथ साथ नेक्स्ट जो नदी है वो है कर्मनासा नदी। तो उसको जो है देखते हैं कर्मनासा नदी के बारे में क्या है। कर्मनासा नदी के बारे में समझे दोस्तों। कर्मनासा नदी के बारे में फैक्ट ये है कि ये विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है। और विंध्याचल पहाड़ी मेनली कहाँ पे, यूपी, एमपी, इन सभी का बॉर्डर को बनाता हुआ एक पहाड़ी है। और ये पहाड़ी कुछ ईस्टर्न वाले पार्ट पे, यानी ये वाले पार्ट्स पे जहाँ पे एमपी का, यूपी का सबका बॉर्डर अटैच है, वहीं पे पहाड़ी दिखेगी। तो विंध्याचल पहाड़ी चौसा बक्सर के, यानी बक्सर कौन सा जिला है, ये वाला जिला है। यहाँ पे बक्सर में जगह चौसा है, उसके निकट गंगा में क्या होती है, गंगा जो कि यहीं से निकली हुई है बीचों बीच से, तो वहीं पर क्या होता है, मिक्स हो जाता है। साथ ही साथ ये नदी जो होती है बिहार और यूपी की सीमा का निर्धारण करती है। तो कभी कभी भी क्वेश्चन आपसे पीपीएससी प्री में पूछा जा चुका है, वो कौन सी नदी है कि जो बिहार और यूपी की सीमा का निर्धारण करती है, तो है कर्मनासा नदी। इस नदी को जो है हिंदू मान्यताओं के अनुसार अपवित्र और अशुभ माना गया, इसीलिए इसका नाम जो है कर्मनासा पड़ा है। और साथ ही साथ ये नदी जो है सिंचाई परियोजनाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। इसके साथ साथ सबसे लास्ट नदी जो है इस दक्षिण बिहार के पैटर्न में लास्ट नदी जो है किउल नदी है। और उसकी ओरिजिन जो होती है झारखंड के गिरिडीह के पारसनाथ पहाड़ी में होती है। कभी कभी ओरिजिन भी आपसे पूछी जाती है। इसके साथ साथ ये पूछा जाता है कि ये बिहार में कौन से ज़िले से एंट्री करती है। तो बिहार में एक ज़िला है जो है वो है जमुई। जमुई आपने यहाँ देखा नवादा और बांका के बीच में एक जो ज़िला है वो जमुई में एक पहाड़ी है, सत पहाड़ी, वहाँ से एंट्री करती है। इसकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं दोस्तों, अंजन, हरोहर, बरनर, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। और ये गंगा में किस जगह पे मिक्स होती है, तो याद रखिएगा सूरजगढ़ यानी लखीसराय कुछ यहाँ पे लोकेटेड है। तो लखीसराय के निकट गंगा में मिक्स हो जाती है। तो इस तरीके से आपने उत्तर बिहार की नदियों के बारे में और दक्षिण बिहार की नदियों के बारे में बखूबी समझा। और इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट और ऐड करना मैं चाहूँगा दोस्तों कि आखिर उत्तर बिहार की नदियों में और दक्षिण बिहार की नदियों में मुख्य अंतर क्या है। पहली चीज़ कि उत्तर बिहार की जो नदियाँ आती हैं वो याद रखिए कि हिमालयी पैटर्न के रूप में आती है। यानी हिमालय का जो सबसे लोअर पार्ट है शिवालिक रेंज या तराई बेल्ट वाला जो आप बात कह सकते हो, वहाँ से निकलता है, यानी नेपाल के निचले वाले पार्ट से निकलता है। तो यहाँ की जो नदियाँ होती है तीव्रगामी गति से बहती हैं, वर्ष भर इसमें पानी रहता है, यानी एक तरीके से सतत रूप से पूरे वर्ष भर इसमें पानी का जमा होता रहता है। साथ ही साथ इसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है, एक गॉर्ज का निर्माण करती हैं, ठीक है। और साथ ही साथ ये क्या होती है, बाढ़ लाने का भी एक कारण बनती हैं, ठीक। तीसरी चीज़ कि ये जो अगर जो अब पहाड़ी ये तो पूरी पहाड़ी नदियाँ या हिमालयी नदियाँ एक तरीके से
आप कह सकते हो कि इसमें स्पीड काफ़ी तेज होती है। और ये सभी नदियाँ आकर कहाँ मिलती हैं? मुख्य नदी गंगा में मिक्स होती है। इसके साथ साथ अगर आप दक्षिण बिहार की नदियों के बारे में देखोगे तो दक्षिण बिहार की नदियाँ जो है ये कुछ पठारी पार्ट से निकली हुई हैं, यानी छोटा नागपुर का प्लेटू जो है या छोटा नागपुर का पठार जो है उसका पठारू पार्ट है। और कुछ कुछ नदियाँ ऐसी हैं कि जो प्रायद्वीपीय पठार से निकले हुए हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार में याद रखिए कि वर्ष भर पानी का जमाव नहीं हो पाता है। तो पानी का जमाव नहीं होने के या वर्ष भर पानी नहीं आ पाता है, तो जिसके वजह से दिक्कत यहाँ पे होती है कि यहाँ पे नदियों का स्पीड बहुत तेज आपको देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही साथ इसमें जो नदी सिस्टम होगा, तालाब होगा, या छोटे छोटे संसाधन जो होंगे जिसके माध्यम से पानी को स्टोर किया जाए वो अस्थायी होंगे। एक और अंतर आपको देखने को मिलेगा, उत्तर बिहार की जो नदियाँ होंगी उसमें जो है क्या होगा, एल्युवियम का या एक तरीके से खादर ज़मीन का या खादर मृदा का बहुत ज़्यादा मात्रा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि नदियाँ बहुत तेज़ स्पीड से क्या होती है कि पहाड़ी भाग से निकलती हैं और मिट्टी को काटते हुए, पत्थर को काटते हुए, चट्टानों को काटते हुए एल्युवियम का डिपॉजिट करती हैं, जिससे यहाँ पे क्या होता है कि एल्युवियम की डिपॉजिट बढ़ जाती है, इस पूरे गंगा के ऊपर वाली नदियों में बढ़ जाती है, जिससे यहाँ पे बाढ़ आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बाढ़ जो है आपके दक्षिण बिहार वाले पार्ट में नहीं आता है, ऐसा नहीं है, इस यहाँ पे भी आता है, लेकिन यहाँ पे अपेक्षाकृत उत्तरी बिहार की नदियों की तुलना में दक्षिणी बिहार में कम बाढ़ के चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन इन दोनों जगहों पे एक कॉमन चीज़ देखने को मिलता है, ताल का निर्माण उत्तरी बिहार की नदियों में भी देखने को मिलेगा और दक्षिण बिहार की भी नदियों में देखने को मिलेगा। तो एक तरीके से ओवरऑल आपने क्या समझा कि उत्तरी बिहार की नदियों में और दक्षिण बिहार की नदियों में कुछ चीज़ें आपको सिमिलर देखने को मिलेंगी, कुछ चीज़ें अलग देखने के मिलेंगी। साथ ही साथ एक दक्षिण बिहार की नदियों की एक और ख़ास बात होती है कि इधर की जितनी नदियाँ फ्लो होती हैं यहाँ पे क्या होता है कि ये पूरी तरीके से गंगा में जाके मिक्स नहीं हो पाती। क्योंकि मैक्सिमम नदियाँ यहाँ पे जो होती हैं ये क्या होती है, गंगा नदी के समानांतर जो होती हैं ये बहती रहती हैं। यानी आप अगर जो पूरे प्रायद्वीपीय वाले पार्ट को देखो तो इसमें औरंगाबाद, गया, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, मुंगेर, बांका, इन सभी जगहों से होते हुए क्या है नदियाँ समानांतर बहती हैं, यानी एक टीला या तटबंध का निर्माण कर लेती हैं, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। तो ओवरऑल आशा करता हूँ दोस्तों कि जिस तरीके से विस्तृत रूप से बिहार के नदियों के बारे में बताने का प्रयास किया गया आपको समझ में आया होगा। उसके बावजूद भी अगर कोई दिक्कत हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में इसको लिख सकते हो, बता सकते हो, ताकि इस लेक्चर को और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सके। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।